Now, physics second year course, lecture number 6. लेक्चर 5 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह डिस्कस किए थे, ठीक है। और अभी लेक्चर नंबर 6 में उसमें से यूनिफॉर्म फील्ड और वो न्यूट्रल पॉइंट्स, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। जो हमारे QCA का ऐप है, ये नया है, नए सिस्टम में ज़रूर प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह दुआ करें, हम इस पर लगे हुए हैं, इसको और भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव से इम्प्रूव करते जाए। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों की सजेशंस भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सजेशंस भी दिया करें, ठीक है। अच्छा, बाकी उम्मीद तो है इंशाल्लाह, अफवाह इस तरह है, आप लोगों ने भी सुना होगा और हम भी सुन रहे हैं कि इंशाल्लाह हायर लेवल क्लासेस जो कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल है उसको ओपन किए जा रहे हैं अंडर SOPs। हम आपके लिए SOPs जो है के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हम भी पूरे कर रहे हैं, ठीक है इंशाल्लाह, ताकि जल्द से जल्द आप लोग क्लास में हो और हम क्लास में जो है लेक्चर ले लें, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 6 में मैं स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर नंबर 5 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और न्यूट्रल पॉइंट पे बात ख़त्म की थी, ठीक है। वो न्यूट्रल पॉइंट वाली बात मैं डिटेल में करवाऊँगा। पहले फील्ड लाइंस में यूनिफॉर्म फील्ड को ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर उसकी तरफ बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। मैं मैथमेटिकली इस तरह लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो हो इट इज कांस्टेंट। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो तो फिर हम कहते हैं फील्ड इज यूनिफॉर्म। ग्राफिकली इसको हम इस तरह जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करें, इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस, इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस को आप लोग ड्रॉ करें। ये आपके पास इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इसको आप लोग ड्रॉ करें तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द यूनिफॉर्म फील्ड। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। इसको हम ले रहे हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। और ये आपके पास जो है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहां पर याद रखें, E आपके पास किसी भी पॉइंट पे इट विल बी कांस्टेंट। ये आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो जब हम इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस को बना देते हैं, वो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो, फिर भी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस किस्म के फील्ड ड्रा करूं, आप देख सकते हैं ग्राफिकली, आप मुझे बता सकते हैं कि ये मैंने फील्ड लाइंस ड्रा किए हैं, ठीक है। ये मैंने फील्ड लाइन ड्रा किया है। तो आप मुझे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताएं कि इस रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो देखिए, यहां पर E मुझे नजर आ रहा है, फील्ड लाइंस नजदीक है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग है, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या है? वीक है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। द फील्ड इज अ नॉन यूनिफॉर्म। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं द फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। पैरेलल भी है और इक्वी स्पेस लाइंस है, तो इसको हम यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। एक बात याद रखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर MCQs वो क्या है, ठीक है।
मैं लिख लेता हूं फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड E अगर आपके पास कांस्टेंट हो, इज कांस्टेंट, देन E इज इंडिपेंडेंट ऑफ, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ये बात याद रखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ये बात याद रखें कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास जो होता है वो आर से इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है? इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज इन दो प्लेट्स के दरमियान, आप मेरे दोनों हाथों को प्लेट्स ले लें, लेट सपोज ये दो प्लेट्स है और इन दो प्लेट्स के दरमियान फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो फिर आप एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख ले, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख ले, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस को आप डबल कर जाए, डिस्टेंस को आप 10 टाइम इंक्रीज कर जाए, डिस्टेंस को आप 10 टाइम डिक्रीज कर जाए, ठीक है, याद रखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब ही आपके पास ये होता है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन। अच्छा, सॉरी, अब क्वेश्चन ये है, यूनिफॉर्म फील्ड को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या तरीका है? 100% यूनिफॉर्म फील्ड को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर मैं एक पॉइंट सोर्स चार्ज लूं, एक पॉइंट सोर्स चार्ज अगर मैं लूं, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है? याद रखे, पॉइंट सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। और हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था कि सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आर के साथ वेरी करता है, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपको क्या बता रहा है कि डिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है वो चेंज होगा, ठीक है, ये याद रखें। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो वो आपके पास डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, वो डिस्टेंस से आपके पास क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। अब देखिए, मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं, यूनिफॉर्म फील्ड मैंने आपको बता दिया कि एक तरीका है जिससे हम यूनिफॉर्म फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और वो क्या है कि दो पैरेलल प्लेट्स आप ले लें, दो पैरेलल प्लेट्स आप ले लें, ठीक है, और अपोजिटली चार्ज, सेम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, उसको आपने स्मॉल सेपरेशन से जो है सेपरेट किया हुआ है, उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल स्मॉल और लेंथ आपके पास क्या हो? लार्ज, इनफाइनाइट, ठीक है। तो फिर इसके दरमियान जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और यहां पर एजेस पे आप देख ले, आप एजेस पे देख सकते हैं, यहां पर फील्ड बेंडेड है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहां पर फील्ड आपके पास वो नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पर फील्ड आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म इफेक्ट यहां पर जो होता है इसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, द बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द एजेस या एंड्स ऑफ द टू अपोजिटली पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। अब इस फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं? इसको हम किस तरीके से मिनिमाइज खत्म नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। फ्रिंजिंग इफेक्ट को किस तरह मिनिमाइज किया जा सकता है? आप सेपरेशन प्लेट्स के दरमियान कम से कम करें, आप थिकनेस कम से कम करें, ठीक है, थिकनेस को आप कम से कम करें, सेपरेशन को कम से कम करें, लेंथ को आप लार्ज रखें, तो फ्रिंजिंग इफेक्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फील्ड टेस्ट जो मैंने आपको बात की कि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि वो 100% यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करे। थिकनेस आप स्मॉल ले, लेंथ इनफाइनाइट ले, सेपरेशन स्मॉल ले, तो फिर भी फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म होगा, लेकिन एजेस पे जरूर फ्रिंजिंग इफेक्ट भी आपके पास होगा, थोड़ा सा होगा लेकिन जरूर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं वी कैन इग्नोर दिस रीजन, हम इस रीजन को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, और हम सिर्फ इस रीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है।
तो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, सेम चार्ज डेंसिटी, negligible small thickness, separated by small distance, having infinite length. Infinite length का मतलब होता है large length. ठीक है, तो उसके दरमियान फील्ड अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म आपके पास होता है. ठीक है, अब मैं जो है एक एमसीक्यू बना रहा हूं कि आपके पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity at 1 centimeter from positive plate is 4 Newton per coulomb. Electric field intensity at 1 centimeter point from positive plate is 4 Newton per coulomb. Electric field intensity at 1 centimeter from positive plate is 4 Newton at 1 centimeter point from positive plate is 4 Newton per coulomb. If the field is uniform, then electric field intensity at 2 centimeter point from positive plate will be dash. A option 2 Newton per coulomb, B option 1 Newton per coulomb, C option 4 Newton per coulomb. ठीक है, और डी ऑप्शन आपके पास 8 न्यूटन पर कूलम. आप अगर इस एमसीक्यू को देख लें, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 सेंटीमीटर पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट इज 4 न्यूटन पर कूलम. इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2 सेंटीमीटर पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट विल मींस हमने डिस्टेंस को डबल किया. ये 2 सेंटीमीटर और ये आपके पास क्या था, 1 सेंटीमीटर था. So हमने डिस्टेंस को डबल किया. तो हमने डिस्टेंस को डबल किया, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या बन जाएगा. तो यहां पर चूंकि मैं लिख चुका हूं कि द फील्ड इज अ यूनिफॉर्म, तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इट विल हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज कांस्टेंट डायरेक्शन. तो आपके पास 4 न्यूटन पर कूलम, तो आपके पास आंसर जो है वो 4 न्यूटन पर कूलम ही होगा अगर फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म हो. ठीक है, तो ये बात याद रखें. अब आपके जहन में ये बात आएगी कि हमने तो पढ़ा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो दिस इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज. और याद रखें, field is non-uniform around point source charge. अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है या हमारे पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, नो. एक पॉइंट सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता. ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, याद रखिए पॉइंट सोर्स चार्ज या आइसोलेटेड चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा. और ये वाला जो इक्वेशन है या ये रिलेशन जो है, दिस इज फॉर द पॉइंट सोर्स चार्ज, ये पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए है. ठीक है, और अगर आपको बताया जाए कि द फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर आपको बताया जाए कि फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर से इंडिपेंडेंट होगा. किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगा, सेम होगा या कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो ये बात याद रखें. तो ये आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड में
आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। मैं एक दूसरे एमसीक्यू बना लेता हूं। बिटवीन टू oppositely charged plates, between two oppositely charged plates having same charge density, between two oppositely charged plates having same charge density, between two oppositely charged plates having same charge density has 2 points. Between two oppositely charged plates having same charge density has 2 points where R1 ratio R2 is equal to 3 ratio 4 from पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, मैं शॉर्टकट थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूं। बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी हैज 2 पॉइंट्स वेयर R1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट वेयर R1 and R2 are distances of 2 points। ठीक है, distances of 2 points, then E1 ratio E2 will be equal to dash। E1 और E2 का रेशियो आपके पास जो है वो क्या होगा? ठीक है, then E1 divided by E2 will be equal to dash at those 2 points। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया। 2 पॉइंट्स है, ठीक है, 2 पॉइंट्स है और उसके डिस्टेंसेस आपके पास है वो R1 और R2 है फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, अब उन 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियोज आपके पास है वो क्या होंगे? ठीक है, तो मैं लिख लूंगा ए ऑप्शन 9 रेशियो 16, बी ऑप्शन 4 रेशियो 3, सी ऑप्शन 1 रेशियो 1, डी ऑप्शन 16 रेशियो 9। ठीक है, आपके पास R1 और R2 का जो रेशियो है वो आपके पास है 3 रेशियो 4। तो फिर उन 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेशियोज आपके पास क्या होंगे? ठीक है, तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है। यहां पर अगर आप देखिए मैंने लिखा है सेम चार्ज डेंसिटी और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उनकी चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है? सेम है। चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है? सेम है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी अगर आपके पास सेम है इसका मतलब यह है कि इन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया है कि व्हेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म देन E विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ R। और अगर E R से इंडिपेंडेंट होगा तो आपके पास 1 रेशियो 1 आंसर होगा। अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, सेम चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान फील्ड आपके पास जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म फील्ड वो R से आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 रेशियो 1 इज द आंसर। ठीक है, अगर ये आपके पास पॉइंट सोर्स चार्ज होता, अगर ये पॉइंट सोर्स चार्ज होता, ठीक है, पॉइंट सोर्स चार्ज, अगर मैं इसको हटा दूं अपोजिट बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैविंग सेम अपोजिटली चार्ज में हटा दूं और मैं ये कह दूं कि 2 पॉइंट्स है अराउंड अ पॉइंट चार्ज, चले मैं लिख लूंगा R1 divided by R2 is equal to 3 ratio 4 where R1 and R2 are distances
are distances of 2 points around point source charge. ठीक है, R1 divided by 2 is equal to 3:4, where R1 and R2 are distances of 2 points around point source charge. ठीक है, then the ratio of electric field intensity will be equal to dash at those 2 points. उन 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के रेशियोज आपके पास क्या होंगे? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास जो है 3:4, ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास जो है 4:3, सी ऑप्शन आपके पास जो है 16:9 और डी ऑप्शन आपके पास जो है 9:16. तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि आपके पास 2 पॉइंट सोर्स चार्ज है, पॉइंट अराउंड पॉइंट सोर्स चार्ज. तो पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए E आपके पास जो होते, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, is inversely proportional to R square. E1 divided by E2 is equal to R2 square divided by R1 square. ठीक है, ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 1 divided by R1 square divided by R2 square. ठीक है, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं. तो R1 आपके पास क्या है? 3 है, और R2 आपके पास क्या है? 4 है. तो 16:9 आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा. तो 2 चीजें हैं. ठीक है, एक आपके पास होते हैं पॉइंट सोर्स चार्ज, और दूसरा आपके पास होता है यूनिफॉर्म फील्ड. इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है. इस किस्म के एमसीक्यूज में आप लोगों ने देखना होगा कि यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं, पॉइंट सोर्स चार्ज की बात हो रही है. पॉइंट सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता. ठीक है, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, वो पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए है. लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फिर E आपके पास होगा, वो R से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, तो ये बात याद रखिए, यूनिफॉर्म फील्ड में E R से इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए. तो ये था आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड में थोड़ा सा डिस्कशन. अब वो न्यूट्रल पॉइंट की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं. ठीक है, कि न्यूट्रल पॉइंट आपके पास है वो क्या होता है. मैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं. अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये Q1, ये आपके पास Q2, तो मैं यहां पर लिख लूंगा कि न्यूट्रल पॉइंट आपके पास वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? 0 होता है. न्यूट्रल पॉइंट E net is equal to 0 lie on a line, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट where E net is equal to 0 lie on a line joining between 2 charges. Neutral point E net is equal to 0 lie on a line joining between 2 चार्जेस. मतलब यह है कि न्यूट्रल पॉइंट आपके पास इन 2 चार्जेस के दरमियान कहीं पर होगा. ठीक है, इफ चार्जेस हैज सेम नेचर, अगर चार्जेस का नेचर सेम हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन पे लाई करेगा बिटवीन 2 चार्जेस. मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 2 सेम नेचर वाले चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट 2 चार्जेस के दरमियान लाइन पे लाई करेगा. कहां पर होगा वो तो हमने कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, लेकिन 2 चार्जेस के दरमियान जो है न्यूट्रल पॉइंट होगा. ठीक है, एंड रिमेंबर न्यूट्रल पॉइंट not lie between 2 charges on a line joining 2 opposite charges. अगर आप 2 अपोजिट चार्जेस ले रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
तो फिर न्यूट्रल पॉइंट कभी भी दो चार्जेस के दरमियान नहीं होगा। लेट सपोज ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर आपके पास नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहां पर आपके पास नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। दिस इज Q1, दिस इज Q2। तो याद रखें आपके पास E will be never equal to 0 between the two charges, लेकिन यहां पर E net आपके पास है वो 0 होगा। तो एक बात याद रखें, अपोजिट चार्जेस के दरमियान न्यूट्रल पॉइंट लाई नहीं करता बिटवीन टू चार्जेस। न्यूट्रल पॉइंट दो चार्जेस के दरमियान होगा कब? अगर उनका नेचर आपके पास है वो सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हो, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस लाई करेगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि अगर दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता तो क्या इस लाइन पे कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकता है? ठीक है, हां हो सकता है, दरमियान में नहीं हो सकता, पीछे किसी पॉइंट पे आपके पास E net 0 हो सकता है। और E net 0 कब होगा? ठीक है, अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने E1 लिखा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E2 मैंने लिख लिया, इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2, तो याद रखें E net आपके पास कब 0 होगा? इफ E1 इज इक्वल टू E2, या मैं लिख सकता हूं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। क्या मतलब है इसका? अगर आप मुझसे पूछे कि आसान अल्फाज में बता दे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 किस तरह होगा, क्या मतलब है इसका? तो इसका आसान जवाब यह है कि वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। या उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है और दूसरे चार्ज की वजह से भी 10 न्यूटन पर कूलम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो फिर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास होगा, चूंकि बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, 0। ठीक है, इसकी मिसाल में क्या देता हूं स्टूडेंट्स को, ये आपके पास मास m है, एक बंदा यहां से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा यहां से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स आपके पास क्या होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या चीज? बेसिकली फोर्स है ना पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर फोर्सेस किसी टेस्ट चार्ज पे या फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड में बराबर हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो फिर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। ठीक है, क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक बॉडी है और उस पर दो फोर्सेस लग रहे 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्या वो बैलेंस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो आप यहां पर देखें, अगर मैं सिमिलर चार्जेस के दरमियान किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रख लूं Q0, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, दिस इज E1। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, दिस इज E2। तो इसका तो डायरेक्शन सेम है, ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप यहां पर देखें तो टेस्ट चार्ज अगर मैं रख लो, ये E1 होगा आपके पास और ये आपके पास क्या होगा? दिस इज E2। ठीक है, तो E1 और E2 देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है ये फोर्स ही है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो, उस पॉइंट, वो पॉइंट आपके पास न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के पीछे एक पॉइंट होगा जिस पे अगर आप टेस्ट चार्ज को रख ले तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इस पॉइंट पे इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो वो पॉइंट आपके पास जो है वो न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूं, अगर सेम चार्जेस हो, ठीक है, सेम चार्जेस, तो न्यूट्रल पॉइंट दो चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट पे होगा और लाइन पे वो पड़ा रहेगा, किसी और पॉइंट पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हो तो न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस नहीं होंगे।
ठीक है, न्यूट्रल कोई पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। तो ये थोड़ा सा आपके पास न्यूट्रल पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्कशन था। नेक्स्ट 7 लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, जीरोग्राफी, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो वो थोड़े से आसान है, आप एक नज़र खुद से पढ़ ले, मैं उसको जनरली डिस्कस करूंगा, उसमें ज़रूरी पॉइंट्स में डिस्कस करवाऊंगा। तो आप जो है लेक्चर नंबर 7 के लिए जीरोग्राफी, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ये थोड़ा सा ज़रूर पढ़े, मैं उसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में फ्लक्स की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इंगेज होंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी करें, अपने आप को ऑनलाइन क्लास में इंगेज रखे, बाकी इंशाल्लाह जल्दी क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।